हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो रिडॉक्स के अपन यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं। पीवाईक्यूज काफी देखो, रिडॉक्स ऐसा चैप्टर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी यूज होता है। इसके मिक्स टाइप के सवाल भी आते हैं, है ना। तो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत ही इजी टॉपिक्स होता है। मैक्सिमम सवाल इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया या सिंपल लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से अपने सोल्व हो जाते हैं। तो बाकी के अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जेई मेंस के पीवाईक्यू अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीवाईक्यू खोजाना में जाके आप जरूर से एनटी यूजर फेस इंटरफेस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। एडवांस के बाकी ईएस के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना तो आप पीवाईक्यू खोजाना में बहुत सारा फ्री क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आप फ्रीली लर्न कर सकते हो। वो आपका J1 एप्लीकेशन पे ऑलरेडी है, तो आप जाके जरूर से एक्सप्लोर कीजिए। और J1 टीम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिफरेंट टारगेट ईयर्स के अकॉर्डिंग अपने डिफरेंट बैचेज ऑलरेडी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ना, सब कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह डाउट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो वो जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप इस J1 टीम से, मोस्ट IIT प्रोड्यूसिंग टीम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब नाउ वी विल स्टार्ट द डिस्कशन यहाँ पे। तो अगर लास्ट कुछ ईयर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिविजुअल सवाल बहुत कम आए, बट इसके मिक्स कंसेप्ट बाकी और रिडॉक्स का यूज होता है ना, कि अदर क्वेश्चंस को सोल्व करने में है ना, तो इजीली सोल्व हो जाते हैं। तो मिक्स कंसेप्ट भी आते हैं और डायरेक्ट रिडॉक्स से भी आते हैं। तो अपन डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। ओके हाँ, तो इसकी मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे इसके दो यहाँ पे चीजें रिलेटेड है, दो पार्ट है इसके, पैराग्राफ इन्होंने बनाया था। तो उन्होंने बोला है ए सैंपल ऑफ 5.6 ग्राम, सैंपल मतलब होता है जिसके अंदर प्योरिटी प्लस इंप्योरिटी होती है। अब सैंपल के साथ केवल सिर्फ और सिर्फ उसकी प्योरिटी रिएक्ट करती है। इंप्योरिटी जब उस किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे अपन मान के चलते वो रिएक्ट नहीं करती है ना, ये मान के चलते हैं अपन। ओके देखो इसमें बोला गया ए सैंपल 5.6 ग्राम कंटेनिंग आयरन इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन कोल्ड डाइल्यूट HCl टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ द सॉल्यूशंस, है ना। अब एक सैंपल है, अब मैं सैंपल में से कोई आयरन होगा, प्योर वाली फॉर्म ले लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपना HCl के साथ रिएक्ट करते हैं कोल्ड डाइल्यूट के साथ। तो इसमें जो आयरन रहा होगा +2 में ऑक्सीडाइज, क्योंकि कोल्ड डाइल्यूट है तो +2 में गया होगा। +2 वाला कौन सा, FeCl2, और मेटल के साथ HCl रिएक्ट कर रही होगी तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ होगा। ओके तो ये कुछ कहानी रही होगी, तो ये कहानी है। हाँ, अब एक सैंपल 5.6 ग्राम आयरन है, उसमें से मैं बोल देता हूं कि उसके A मोल रहे होंगे, A मोल ऑफ आयरन, उसके प्योर आयरन ना, आयरन के सैंपल में A मोल रहे होंगे प्योर, बाकी इंप्योरिटी रही होगी। सपोज इसका A मोल रहा होगा, ठीक है, A मोल रहा होगा यहाँ पे, आगे समझ में। अगर ये A मोल है, इसका 1 मोल है, तो इधर जब रिएक्शन करेगा तो कितने मोल बनेंगे इसके भी A मोल बनेंगे। 1 मोल 1 देता तो A मोल बनेंगे ना। बैलेंसिंग आप जरूर से चेक करो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ओके 1 आयरन, तो A मोल इसका बना होगा, ठीक है, डन, इसका A मोल बन गया। अब उन्होंने क्या बोला, डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl सॉल्यूशंस टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन कुछ ऐसा बनता है 250 ml। ओके तो यहां से इसकी मोलरिटी की अगर मैं बात करूं बच्चे, अब आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ, आगे उन्होंने बोला है टाइट्रेशन ऑफ 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, है ना। अब इसका अपन देखो आयरन प्लस HCl मिलके FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो जाती है, ठीक। अब बोला गया टाइट्रेशन ऑफ 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब इसका 25 ml का 25 इसके ml का हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। ओके रिक्वायर्ड इतना ml ऑफ KMnO4, इसकी KMnO4 के साथ इसका टाइट्रेशन करते हैं, है ना, सॉल्यूशन टू रीच द एंड पॉइंट। और बोला गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe+2 प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, मतलब ये Fe+2 है तो उसमें कितना आपको बोला गया भाई कितने मोल प्रेजेंट होंगे, दैट विल x × 10⁻² है 250 ml में। हाँ उसमें से अपने 25 ml लिया KMnO4 के साथ रिएक्ट कराने में, तो ठीक वो बताना आपको पहली चीज। तो बोला गया कंसिडर कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ FeCl2। FeCl2 ऐसा कोई प्रेसिपिटेट नहीं बना, कंप्लीट डिसोल्व है। अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट, और यहाँ पे परसेंटेज वेट ऑफ आयरन भी निकालना है। और उन्होंने बोला भाई KMnO4 के साथ ओनली Fe+2 इन द सॉल्यूशन रिएक्ट करता है, बाकी कोई भी अगर बोला गया है तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो आपको क्या होगा, आयरन 2 है, FeCl2 का आयरन 2 है, तो आयरन 2 इसके साथ जब रिएक्ट करेगा MnO4 के साथ, एसिडिक मीडियम है, ओके तो बोला कि ये सिर्फ रिएक्ट करता है तो ये भाई साहब खुद किस में जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू Mn2+, और वो आपका चला जाएगा Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा आयरन 2। तो आप यहाँ से क्या कंसेप्ट लगाओगे, यहाँ से लगाओगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयरन 2 प्लस रिएक्ट इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ठीक है। और मिली इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चे, दैट इज N1V1 इक्वल टू N2V2 लगाओगे। हाँ जी, आयरन 2 का मुझे बताओ, आयरन 2 का तो आयरन देखो यहाँ से आयरन 2 से आयरन 3 में कन्वर्ट हो, एन फैक्टर कितना आएगा, एन फैक्टर रहेगा उसका 1। ओके नॉर्मलिटी का मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो ये तो एन फैक्टर हो गया। मोलरिटी बताओ आयरन 2 की, ए मोल थे कितना में 250 ml बनाया हुआ था सॉल्यूशन, है ना।
ओके, तो ये इसका यहाँ पे अगर आप इसमें मोलरिटी देखोगे तो मोलरिटी ऑफ FeCl2 जो आएगा बच्चे आपका A मोल है, और टोटल सॉल्यूशन 250 ml था, फिर उसमें से हमने 25 ml लिया था, A/250 इंटू थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, दैट इज 4A मोलार। तो ये आपका 4A मोलार आया था FeCl2 का मोलरिटी। तो ये नॉर्मलिटी क्या होगी, मोलरिटी दैट इज 4A मोलरिटी इंटू n फैक्टर आयरन 2 का ना, +2 से +3 में गया है, तो 2 मत लेना, 1 ही लेना है। उसकी वॉल्यूम कितनी ली है बच्चे, अपन ने वॉल्यूम ली थी इसकी 25 ml। ओके, हाँ जी, KMnO4 के बारे में कुछ बोला गया था, KMnO4 के बारे में बोला गया था कि यहाँ से अपने 0.03 मोलार और 12.5 ml हमने लिया, तो एन फैक्टर कितना होगा, +7 से +2 में गया तो 5 का चेंज है, तो एन फैक्टर विल बी 2। नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो मोलरिटी है इसकी 0.03 और इसका एन फैक्टर होता है 5, और इसकी वॉल्यूम हमने कितनी ली है बच्चे, वॉल्यूम हमने लिया यहाँ पे 12.5, ये 12.5 हमने यहाँ पे इसकी वॉल्यूम ली है, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपको निकालना है, तो वैल्यू ऑफ ए कम्स आउट टू बी, कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो गया बच्चे, ये 100 हो गया, ठीक है। तो इसको लेको, इसको कितना लोगे, तो ये होगा 15 10⁻² इंटू 125, तो ओवरऑल 10⁻³ बोल दो मैं इसको, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका ना, आगे समझ में, तो ये कहानी हो गई होगी। तो 15 इंटू इसको 15 इंटू 10⁻² 125 है ना, डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए, डन। तो यहाँ से आपका वैल्यू पता चल गया भाई, इसके इतने रहे होंगे। अब आपको ये बतानी है, आपको ये पूछा गया था ना कि प्रेजेंट इनटू जो मोल प्रेजेंट है दैट इज x इंटू 10⁻² वाली फॉर्म में प्रेजेंट है, x इंटू 10⁻² वाली फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी द कितना हो जाएगा 125, ओके, इंटू 1.5 बाई 100, तो ये हो जाएगा 10⁻²। तो ये वैल्यू जो है बच्चे, ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका x, तो दैट इज x इंटू 10⁻², है ना, तो x इंटू 10⁻² हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है बच्चे इस केस में दैट विल बी द 125 इंटू 1.5 बाई 100, तो ये कितना हो गया 1.25 इंटू 1.5 है ना, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपका x का, ठीक है, सिंपल है। तो 1.25 इंटू 1.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्विकली, तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी द ओके, तो 1.875, तो 1.875 आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपल लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपको लगाना था, ठीक है, तो 1.875 आ गया, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक वैल्यू क्या पूछा गया, तो y क्या है बच्चे, y है परसेंट अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन सैंपल। तो इधर देखो आपने आयरन के मोल निकाल लिए, तो ये क्या, व्हाट इज ए, दिस इज द मोल ऑफ आयरन इन द सैंपल, है ना, ए माना था मैंने, मोल ऑफ आयरन इन सैंपल, है ना, तो ये मोल ऑफ आयरन इन सैंपल था, ठीक है। अब आपको सेकंड पार्ट में ना, मोल ऑफ आयरन इन सैंपल, इन सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वेट ऑफ आयरन। तो वेट ऑफ आयरन इन सैंपल की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो ये तो मोल हो गए, आयरन का मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है, एटॉमिक वेट 56 दिया हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, दैट विल बी दैट कितना आ जाएगा 15 इंटू 125 इंटू 10⁻⁵ लिख दो उसको मैं ओवरऑल, इंटू 56, तो ये वेट ऑफ आयरन आ जाएगा। तो परसेंटेज वेट ऑफ आयरन इन सैंपल जो होगा बच्चे, परसेंटेज वेट ऑफ आयरन इन सैंपल, तो ये तो आयरन हो गया 125 इंटू 56 इंटू 10⁻⁵, ये तो वेट ऑफ आयरन हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है ना आयरन का, सैंपल का वेट कितना है आपका 5.6 इंटू 100, तो ये एक 10, 56 से 56 गया 3 होगा 10⁻², तो 15 इंटू 125 इंटू ये 1.25 कर दो, तो 1.25 करोगे तो ये आंसर परसेंटेज वेट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है, 18.75 के आसपास आएगा। तो 15 इंटू 1.25, तो ये 18 ओके, सीरी ने मना कर दिया, तो 15 इंटू 1.25 इसको क्विकली सॉल्व करोगे 18.75% आ रहा है। तो ये आ रहा है ना सवाल को, जो स्टोइकोमेट्री प्लस मोल कंसेप्ट के साथ उन्होंने इसको रिलेट किया था। हाँ, कई बार वो क्या करते हैं एवरेज इनऑर्गेनिक के साथ इसको रिलेट करते हैं,
तो बोला गया ओजोनोलिसिस ऑफ ClO2 प्रोड्यूस एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, है ना। तो ClO2 का जब हम यहाँ पे ओजोनोलिसिस करते हैं ओजोन, तो ओजोन में करोगे तो क्या होगा, O2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, जो नेसेंट ऑक्सीजन क्या काम करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है। तो इसकी 2 यूनिट को, है ना, तो क्या करता है यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करता है ClO3, तो ClO3 की 2 यूनिट आपस में कंबाइन करके, ठीक है। अगर मैं इसको आप इसको अगर करोगे तो इसमें इस कहानी को ऐसे लिख सकते हो, ओजोन को ब्रेक कर सकते हो, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये काम इसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, ठीक है। तो होगा क्या, नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज ClO3, है ना। अब ClO3 बनाओगे तो इसको इस तरह से सोल्व करोगे कि ClO3, है ना, ठीक है। अब ClO3 क्या करते हैं, आपस में कंबाइन कर चुका होगा ना, तो फाइनल जो निकलेगा, क्योंकि ClO3 को अगर आप बनाओगे तो ClO3 कुछ ऐसा है ना, एक फ्री रेडिकल, एक आपका, तो ये दूसरे यूनिट के साथ ऐसे कंबाइन करके इस तरह से आप समझ सकते हो कि फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बना होगा। तो फाइनल फिर इसकी अगले फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज Cl2O6 बनेगा ना, तो इसके 2 यूनिट आपस में डाइमराइज करके आपस में फाइनल प्रोडक्ट Cl2O6 बना लेती है। अब उसमें आपको पूछा गया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन बताना है, तो क्लोरीन कितना होगा, दैट इज 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का X तो 2 का 2X, 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल टू 0, कितना हो गया, X कम्स आउट टू बी द +6, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है +6, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को आप समझ सकते हो, तो ये जो काम है, ये नेसेंट ऑक्सीजन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था। हाँ, इस वाले पार्ट की बात करते हैं। अगेन दे रिलेटेड इट विद द डी एंड एफ लॉक रिएक्शंस, विद द डी एंड एफ लॉक रिएक्शंस पता है, फिर लॉ केमिकल इक्विवेलेंस को रिलेट किया है। तो उन्होंने इसमें पूछा है इन द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी जो KMnO4 Ki इन वीकली बेसिक सॉल्यूशन, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये इसको मिस मत करना ना। वीकली बेसिक सॉल्यूशन के अंदर KMnO4 की रिएक्शंस कराई जाती है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, KMnO4 वीकली बेसिक, है ना, मीडियम में जब आप रिएक्शंस करते हो MnO4 माइनस I माइनस के साथ जब वीकली बेसिक मीडियम में जब रिएक्शंस करता है, ओके, तो बोला गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मोल ऑफ I2 रिलीज फॉर 4 मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम। तो बोला गया कि वीकली बेसिक मीडियम के अंदर ये आपका I माइनस तो I2 में जा रहा है, ओके। वैसे आप ठीक I माइनस I2 में जा रहा है उन्होंने बोला है, तो मतलब उन्होंने एक स्पेसिफिक कंडीशन उन्होंने एक मीडियम लिया होगा तभी तो बोला उन्होंने वीकली बेसिक, ताकि I माइनस I2 में कन्वर्ट हो जाए। नहीं तो बाकी क्या हो सकता है, I2 फिर से डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है ना, I2 I माइनस और I3 माइनस में भी जा सकता है, इसलिए कुछ उन्होंने ऐसा कंडीशन उन्होंने लिया है कि I माइनस आपका I2 में चला जाए, और आपका यहाँ पे वीकली बेसिक मीडियम में MnO4 कन्वर्टेड इनटू द MnO2, है ना, तो ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। वीकली बेसिक क्यों +7 से +4 में चला जाएगा, और बोला गया I माइनस I2 में चला जाएगा। तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कंडीशन उन्होंने बोली है ताकि ये I2 डिस्प्रपोर्शनेट ना हो, कुछ ऐसा उन्होंने, है ना, कंडीशन रिएक्शन की सेट किया। अब आपको बोला गया है ना, व्हाट इज द मोल्स ऑफ I2 रिलीज फॉर 4 मोल्स ऑफ KMnO4, तो इसके मोल आपको बताना है, ओके, फॉर 4 मोल्स ऑफ KMnO4, इसके n क्या है 4 है। तो आप क्या करोगे, यहां पे करोगे सर इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, है ना, MnO4 माइनस बोल दूं मैं इसको, इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ I2 फॉर्म्ड। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा दो, यही लगाओगे I2 फॉर्म्ड। इसके इक्विवेलेंट कितने हैं, इसके मोल्स, मोल कितने हैं इसके 4, इसका n फैक्टर कितना है, ये +7 से +4 में जा रहा है, तो चेंज कितना है पर एटम पे, चेंज है आपका 3 का, तो n फैक्टर हो जाएगा 3, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। हाँ जी, इसके मोल n ऑफ I2 बताना है, n फैक्टर कितना होगा, देखो ध्यान से, I2 पे कितना है, यहाँ पे 4, 0 से -1 जा रहा होगा ना I2, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन I2 ने गेन किया होगा, अगर ऐसे समझो तो, लेकिन 2 एटम्स है इसके, तो आपका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 एटम्स है ना, एक पे चेंज 1 का, तो 2 एटम्स में, तो n फैक्टर 2 हो जाएगा, तो n ऑफ I2 कम्स आउट टू बी द 6, तो n ऑफ I2 हो जाएगा 6, डन। तो 6 इज आंसर फॉर दिस बनाना। नाउ अगेन, अब देखो ये फ्रेमिंग उन्होंने की है सवाल की, बोला गया एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट का और एसिडिक सॉल्यूशन आपको ने लिया है, तो पोटेशियम क्रोमेट है K2Cr, है ना, O4, है ना, ठीक है। तो इसको एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम लेते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द डाइक्रोमेट, है ना, ऑरेंज कलर वाले क्रिस्टल बन जाते हैं, डाइक्रोमेट, है ना, ओके। फिर बोला गया एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम, बोला गया पोटेशियम क्रोमेट वॉज लेयर्ड, है ना, तो एसिडिक सॉल्यूशन दिया तो मतलब डाइक्रोमेट हुआ, ओके, वॉज लेयर्ड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमाइल एल्कोहल, तो उसमें क्या एल्कोहल आपको इसमें ऐड किया है ना,
तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमाइल अल्कोहल है ना, तो ये क्या है आपका, तो उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमाइल अल्कोहल की उन्होंने ऐड की है। तो ये आयनिक कंपाउंड मतलब पोलर कंपाउंड है, अब वो थोड़ा नॉन पोलर रहा होगा, तो 2 लेयर बन गई होगी ना इसके और उसके बीच में, ठीक है। तो क्योंकि अमाइल अल्कोहल ऊपर रहा होगा, इसलिए है ना वॉल्यूम ऑफ अमाइल अल्कोहल उन्होंने ऐड किया। व्हेन इट वाज सेकंड आफ्टर द एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 3% ऑफ H2O2। अब इसमें अमाइल अल्कोहल है और इस कंपाउंड को फिर इसमें H2O2 ऐड किया ना, है ना। तो एक तो नीचे आयनिक कंपाउंड है, ऊपर है थोड़ा सा लेयर सेपरेशन हो गया होगा, तो अल्कोहल थोड़ा नॉन पोलर टाइप है, तो इस तरह से लेयर सेपरेशन आ गया होगा। अब फिर हम उसमें क्या करते हैं, 3% ऑफ H2O2 ए ब्लू अल्कोहल लेयर वाज ऑब्टेन, है ना। तो एक ब्लू लेयर है ना ऑब्टेन होती है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पता है क्या इसको CrO5 में भेजता है ना, कन्वर्टेड इनटू द CrO5। तो ये आपका कैसा हो गया, CrO5 हो गया। किस तरह का कंपाउंड हो गया, बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो ये कोवलेंट टाइप का कंपाउंड हो गया। तो ये लेयर आपकी अमाइल अल्कोहल के अंदर चली गई होगी ना, ऊपर अमाइल अल्कोहल की, तो इसलिए वो क्या होगा, ब्लू अल्कोहल लेयर वाज ऑब्टेन ना। तो इसलिए ब्लू अल्कोहल लेयर आपकी बता रहा है कि अल्कोहल के अंदर ये आपका लेस है ना, दैट इज कोवलेंट टाइप का कंपाउंड ऊपर चला गया होगा, नीचे आपका ये दैट इज आयनिक कंपाउंड है, तो नीचे रहा होगा। हाँ ठीक है, ब्लू कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 6 कंपाउंड ना, ये कोई क्रोमियम 6 कंपाउंड यहाँ पे बनता है, दैट इज द X। ओके, तो वो अमाइल अल्कोहल के अंदर ब्लू कलर की लेयर रही होगी, क्योंकि वो अमाइल अल्कोहल की, क्योंकि ये कोवलेंट टाइप का कंपाउंड है, क्योंकि ये बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर है CrO, तो ये काफी पॉपुलर स्ट्रक्चर है इसका। यहाँ पे क्रोमियम 10 है ना, क्रोमियम को 8 मत लेना, क्योंकि क्रोमियम मैक्सिमम ये होता है, तो ये कंपाउंड X है। What is the number of oxygen atom bonded to chromium atom through single bond, है ना। तो सिंगल बॉन्ड के 1 2 3 4, तो आंसर विल बी द 4, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू है ना। तो ये एक उन्होंने, ठीक है, तो जो रिडॉक्स का जो सवाल होता है ना, उस तरह से उन्होंने इसको रिलेट भी किया थोड़ा सा। ओके, और D and F ब्लॉक के साथ है ना, डन। तो एक रिडॉक्स टाइप की रिएक्शंस हो गई। बाकी मेजर ये सवाल है बच्चे, दिस इज द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन द, जैसे कि D and F रिडॉक्स वाला पार्ट कई बार रिएक्शंस को वो, ठीक है, जैसे कि D and F ब्लॉक का पार्ट भी रिडॉक्स में कभी पूछ लेते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस, सोल्ट है ना एनालिसिस में भी आपको डील की जाती है, ठीक है। तो जब रिडॉक्स आप पढ़ते हो तो बहुत सारी रिडॉक्स है ना रिएक्शंस वगैरह, D ब्लॉक वगैरह की रिएक्शंस आपकी ऑलरेडी, तो इसलिए इन्होंने ये अपन ने इस पार्ट में रिडॉक्स में इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। बाकी इसको आप अलग अलग जगह है ना, केमिस्ट्री के टॉपिक्स, सॉल्ट एनालिसिस वगैरह में आप इसको पढ़ोगे। ओके, D and F ब्लॉक में अलग से पढ़ोगे। कई बार रिडॉक्स में जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट CrO5 की निकलवाते हैं, बटरफ्लाई की भाई कितनी निकल के आती है, वो तो ये कंसेप्ट है ना, मिक्स तरह का कंसेप्ट का सवाल है। ओके, तो बाकी के एडवांस के और PY की प्रैक्टिस करें तो PY की खुजाना में जाके आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जेई मेन के PYQ भी है ना, एंटी यूजर इंटरफेस में जाके यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहो। और फिर बहुत सारे फ्री क्वालिटी, इतने ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पे रखा हुआ, तो आप फ्रीली वहाँ पे लर्न कर सकते हैं। और फिर आपको लगे कि नहीं यार कि हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है, चीज़ें काफ़ी सिंपल वे में JE1 टीम यहाँ पे पूरी फ्रीली इतनी आसानी से एक्सप्लेन करते हैं, इतने टफ कंसेप्ट को बिल्कुल ईजिली एक्सप्लेन कर देते हो। डिफरेंट बैचेज यहाँ पे ऑलरेडी है ना, JE1 टीम के ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप अपने टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग आप उनको उनमें इनरोल कर सकते हैं बच्चों ना, कि क्योंकि आपका जो ड्रॉपर बैच होता है दैट इज इन्फिनिटी फॉर द ड्रॉपर। तो सारे पेजेस में लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स, DPP वगैरह वीडियो सॉल्यूशंस, अलग से स्टडी मटेरियल्स मिलता है, कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच, जो इतनी सारी चीजें में डाउट क्लियरिंग सेशंस, मेंटोरशिप सेशन, सब कुछ सारा प्रीमियम कंटेंट आपको यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच टीम जो पढ़ा रही है वो आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। सारी क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव, इंटीग्रेटेड पोल, सब कुछ है ना, और वीडियो आपको रिकॉर्डिंग्स है ना क्लास के बाद में मिलती है। एनर्जीज फॉर द क्लास 11th के लिए एनर्जी होता है और 12th के लिए प्रोडिजी होता है। तो सारे बेचेस जो होता है आपके मेंस प्लस एडवांस के, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सारा यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाता है ना। ओके बच्चों, तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।